कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 3 के भाग पहले में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस प्रश्न पत्र के अंदर जो आपके 12 प्रश्न अवसिद्ध वाले बहुचयनात्मक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न है, उनको देख रहे हैं। एक बार ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके उत्तर समझने की कोशिश करनी है। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा जो अभी होने वाली है उसका ये तीसरा मॉडल पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 1 पे आते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने केवल इसका सही वाला जो ऑप्शन है 1928 वो लिखा है। तो अपन को एक शब्द का भी अगर प्रश्न पूछा जा सकता है, एक लाइन का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, ये बात भी मैंने कई बार आपको बताई है कि इस कमीशन की नियुक्ति भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में सुधारों के लिए की गई थी कि भारत की जनता की मांग थी कि भारत के शासन में सुधार हो और अंग्रेजी सरकार ने उस सुधार के लिए कमीशन बनाया था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इस कमीशन के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। और इस कमीशन का काम क्या था, भारत में सुधारों की सिफारिश करना, वो जो बिना भारतीय के संभव नहीं था। इसलिए भारत के समस्त नेताओं ने जब ये कमीशन मुंबई पहुंचा तो इसके विरोध में हड़तालें की, इसका विरोध किया और यहीं से भगत सिंह का तथाकथित जन्म होता है। जब लाहौर के अंदर इस कमीशन का विरोध हो रहा था और उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो बूढ़े व्यक्ति थे सबसे आगे थे उस भीड़ में और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, अंग्रेजों ने लाठियां चलाई, लाला लाजपत राय घायल हो गए, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मरते समय कहा था कि मेरे ऊपर गिराई गई एक एक लाठी अंग्रेजों की कफन की अंतिम कील साबित होगा। और भगत सिंह ने उसी समय सौगंध खाई कि जब तक मैं लाला जी की मौत का बदला नहीं लूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। उसके बाद ही सॉन्डर्स की हत्या हुई, लाहौर षड्यंत्र केस आप लोगों ने पढ़ा है। तो याद रखना है अपन को कि ये कमीशन 1928 में भारत आया था। दूसरा प्रश्न इसी कमीशन के संबंध में है, इसी के विरोध में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर किस वर्ग की हिस्सेदारी सीमित थी, विभिन्न वर्ग थे भारत में, तो एक वर्ग विशेष ने कम संख्या में भाग लिया इस आंदोलन के अंदर, तो वो था दलित वर्ग। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, किसान, राष्ट्रवादी लोग, तो अपना उत्तर जो है वो है दलित वर्ग। तीसरा प्रश्न है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इस पर सहमति कब बनी, सारे देश कब सहमत हुए, जुलाई 1944। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन के भरोसा नहीं रहना है, ये उत्तर अपन को सीधा याद होना चाहिए। आधारभूत उद्योग, इसके अंदर आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जूट, पटसन, सीमेंट, तांबा प्रगलन। तो तांबा प्रगलन जो है वो एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि इसमें बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो अन्य फैक्ट्रियों के लिए काम आती है। जैसे आपके बिजली के तार है तो उसके अंदर तांबे के वायर लगाए जाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है, उद्योग उससे चलते हैं। तो ये आधारभूत उद्योग हुआ है, लोहा है, तांबा है, जो दूसरी उद्योग धंधों के लिए वस्तुएं पैदा करते हैं, वो आधारभूत उद्योग है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां आई, इसका चौथा ऑप्शन है गोवा, वो अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको हम शॉर्ट में टीएमसी कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है, गोवा में और नागालैंड में और मिजोरम में भी कुछ चुनाव लड़ती है। किसके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ था, तो कांग्रेस की एक नेता थी सुश्री ममता बनर्जी, वो कांग्रेस अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी टीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सुश्री ममता बनर्जी। ये नाम अपन को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों के लिए किन उपायों के सफल होने की संभावना रहती है। ये जो प्रश्न दिया गया है 4 ऑप्शन, कौन कौन से उपाय हैं जिससे राजनीतिक सुधार हो सकता है।
इसका अंतिम जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी के अंदर 3 कौन कौन से ऑप्शन है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि उनके द्वारा हम राजनीतिक क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। लोकतांत्रिक आंदोलन, जब लोकतांत्रिक रूप से अहिंसात्मक तरीके से देश की जनता इकट्ठी होकर के सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करती है या सरकार पर दबाव डालती है तो सरकारें उनके आगे झुकती है, देश में सुधार होते हैं। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, लोकपाल विधेयक, काला जो धन विदेशों में था उसको लाने के लिए जो कानून बने, ये सब लोकतांत्रिक आंदोलनों के कारण बने। आपको मालूम होगा अन्ना हजारे का बड़ा आंदोलन हुआ था, बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन हुआ। इसके तहत राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए। नागरिक संगठन, लोग अपना संगठन बना लेते हैं समाज के हिसाब से, राजनीतिक चेतना के हिसाब से। कौन सा भगत सिंह क्रांति आंदोलन, भगत सिंह क्रांति दल, आजाद दल, माली समाज सुधार, तो ये सारे जो संगठन बनते हैं नागरिकों के, ये भी सरकारों के ऊपर दबाव डालते हैं। और मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं हम लोग, प्रेस मीडिया, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी मीडिया है, वो जब सही खबर चलाता है सरकार के कुछ कामों के खिलाफ, कानूनों के खिलाफ, तो सरकारें फिर मजबूर हो जाती है सुधार करने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं जिससे राजनीतिक सुधार संभव है। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में, ध्यान से देखिए आप, बहुदलीय व्यवस्था आपको पहले मैंने बताया था, एक दलीय व्यवस्था होती है, एक पार्टी की सरकार बनती है, जैसे चीन एक ही पार्टी। द्विदलीय व्यवस्था, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर केवल 2 दल है, जैसे अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कुछ ऐसे देश हैं जहां बहुत सारे दल हैं, जैसे भारत, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके, एआईडीएमके, अकाली दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, कईयों के नाम भी मुझे याद नहीं, एनसीपी शरद पवार साहब की। तो बहुदलीय व्यवस्था है। तो उसमें क्या प्रश्न पूछा है कि अनेक पार्टियां इकट्ठी हो जाती है चुनाव से पहले और सत्ता में आने के लिए हाथ मिला लेती है, इकट्ठी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दलीय गठबंधन। भारत के अंदर भी ऐसे दलीय गठबंधन चल रहे हैं 2, एक यूपीए, एक एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल, उसी गठबंधन के प्रधानमंत्री थे यूपीए, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जनता दल शामिल था, राष्ट्रीय जनता दल बिहार का, और भी बहुत सारी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी भी उनको समर्थन कर रही थी बाहर से। दूसरा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी, अटल जी जब प्रधानमंत्री हुए, या अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो अकाली दल, शिवसेना, अपना दल, ये इनको समर्थन करते हैं। ठीक है, ये बहुदलीय व्यवस्था है। एक तीसरे मोर्चे की और बात हो रही है आजकल, तीसरा मोर्चा, दोनों के अलावा भी कुछ पार्टियां इकट्ठी होकर के अपना एक मोर्चा बनाती है, तो ये भी एक बहुदलीय गठबंधन है। तो हम कहते हैं इसको दलीय गठबंधन। समझ गए आप लोग? ये नाम भी याद रखना है आपको, यूपीए, एनडीए पूछा जा सकता है परीक्षा में। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता प्रमाणक है? कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी सही है, वो कौन से ऐसे निशान लगे होते हैं जिससे मालूम पड़े कि ये क्वालिटी इस वस्तु की सही है? उपयुक्त सभी उत्तर है, तो अपन इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं जो सही है? आइए सही मार्क, कई बार बात हुई है अपने, 1 मार्क और हॉलमार्क आजकल आ गया, सोने के ऊपर हॉलमार्क लगा हुआ होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये गुणवत्ता को तय करती है। बैंक में जमाकर्ता वे लोग हैं, जमाकर्ता किसको कहते हैं? जो बैंक में अपना धन जमा कराते हैं। जब जमा करा जाते हो, जमा पर्ची भरते हो आप लोग, उसके ऊपर होता है जमाकर्ता के हस्ताक्षर। जो बैंक में धन जमा करवाए आपने, 2000, 5000, 10,000, जितना भी जमा करवाता है वो जमाकर्ता कहलाता है। और जो बैंक से कर्जा लेता है उसको ऋणी कहते हैं, लेनदार, लेने वाला। समझिए? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बहुत प्रसिद्ध शहर है, आईटी हब भी कहते हैं भारत का, कर्नाटक, बेंगलुरु। और अंतिम प्रश्न है, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? 2 देशों के बीच में। परीक्षा में भी पूछ सकते हैं कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? वो व्यापार जो 2 देशों के मध्य में होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं।
यहां पर हमारे बहुचयनात्मक प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न पत्र के अंदर एक पंक्ति वाले, एक शब्द वाले और लघुत्रात्मक उत्तर देखेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बार बार इन प्रश्नों को याद करके अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।